नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम फिर हाजिर हैं एक नए विषय के साथ। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन खरीफ की एक बहुत महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है और ये जो पूरे हमारे मध्य प्रदेश में है बहुत बहुतायत से इसको बोया जाता है। इसका रकबा बहुत ज़्यादा है। किस तरह हमारे किसान भाई सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों का चयन करें, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं डॉक्टर C.R. कांटवा हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्ते किसान भाई। सर, हमारे जो किसान भाई हैं वो सोयाबीन की तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह से वो उन्नत किस्मों का चयन करें और कैसे किन बातों का ध्यान रखें? बिल्कुल, मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि किसान भाई एक ही प्रजाति लगाते हैं, तो किसान भाई एक प्रजाति नहीं लगा के वो कम से कम अपने खेत पे 2 प्रजाति लगाए। इसके पीछे मुख्य कारण ये है किसान भाइयों कि अपन जो शॉर्ट ड्यूरेशन, जो कम दिन अवधि की प्रजाति है वो लगा देते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है, जब कटाई करते हैं, तो उस समय तेज बारिश होती है, अतिवृष्टि होती है, तो उसके कारण वो अपनी जो शॉर्ट ड्यूरेशन फसल है जो कम दिनों की वो नष्ट हो जाती है। तो इसलिए अगर किसान भाई 2 प्रजाति लगाएंगे तो हो सकता है एक प्रजाति अपने को फायदा दे दे, दूसरी नुकसान भी दे, तो लेकिन लगभग दोनों ही अपने को फायदा लेना है। इसलिए किसान भाइयों को जब भी प्रजाति चयन करे तो अपने खेत पे लगभग 2 प्रजातियों का चयन करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बोला 2 प्रजातियों का चयन करना चाहिए, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? इसका वैज्ञानिक कारण यही है मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 करेंगे चूज तो किसान भाई किसी भी जो प्राकृतिक आपदा है उसका सामना कर पाएंगे। बिल्कुल। तो किसान भाई को ये पता नहीं होता या मौसम विभाग की सही सटीक जानकारी नहीं होने के कारण लास्ट में अतिवृष्टि होगी या कम बारिश होगी, तो ये मेन कारण है कि क्योंकि फसल को, सोयाबीन की फसल है, उसको पानी भी चाहिए। तो पानी अगर समय पे नहीं मिलेगा, ज्यादा दिनों की प्रजाति है, तो वो सब कारण जो वैज्ञानिक कारण है वो देख के ही जो 2 प्रजातियां हैं, कम से कम 2 प्रजातियों का किसान भाइयों को चयन करना चाहिए। बिल्कुल, आपने उन्नत प्रजातियों की बात करी, 2 प्रजातियां बोल रहे हैं आप लगाने के लिए, तो अच्छे बीज, अच्छी प्रजाति के बीज उन्हें कहाँ से मिलेंगे, कैसे चयन करें? बिल्कुल, ये रानी जी आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि किसान भाई हमें ग्रुपों में भी पूछते रहते हैं कहाँ से हमें अच्छी नवीनतम जो प्रजातियां हैं, नई प्रजाति अपने को जल्द से जल्द कहाँ से मिल जाए। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, अपने मध्य प्रदेश में एक सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, तो वहाँ से जितनी भी प्रकार की NRC प्रजातियां हैं वो किसान भाई वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा JS वाली जवाहर सोयाबीन जितनी भी अपनी प्रजातियां हैं वो जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय अपना जो जबलपुर में है वहां से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो RVS प्रजातियां हैं वो राजमाता विश्वविद्यालय ग्वालियर है, वहां से किसान भाई नवीनतम प्रजातियां ले सकते हैं। या अपने किसान भाई नजदीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पे भी वो संपर्क करेंगे तो उन्हें नई प्रजाति हो सकता है कृषि विज्ञान केंद्र से भी मिल जाए, या वो सही सोर्स, उनको सटीक सोर्स बताएंगे जिससे कि वो किसान भाई अपनी प्रजाति वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने प्रजातियों की तो जानकारी बताई कि कहाँ से ले लें, लेकिन अगर प्रजाति ले रहे हैं या उन्होंने जो पहले बो रहे थे अब उन्होंने नई किसी प्रजाति के लिए मन बनाया है या उनको अनुशंसा की गई है, तो किन बातों का ध्यान रखें? वो किसान भाइयों को कम से कम, जैसे कि कुछ किसान भाई ये चाहते हैं मैम कि लगभग हमें 90 दिन के अंदर अंदर पकने वाली प्रजाति चाहिए, क्योंकि किसान भाई क्या होता है कि नेक्स्ट फसल जो रबी की फसल है वो उन्हें तुरंत लेनी होती है। इसके लिए वो 90 दिन के अंदर अंदर वाली प्रजातियों का चयन करने के लिए सोचते हैं। लेकिन उसमें भी क्या है, अलग अलग मैं चाहूंगा किसान भाई 2 तरह की प्रजाति ले, क्योंकि एक जो कम दिन की प्रजाति है लगभग 95-60 वेराइटी लगभग अपने पूरे मध्य प्रदेश में बोई जाती है, लेकिन अब किसान भाइयों को उस प्रजाति को छोड़ना होगा क्योंकि वो बहुत ही पुरानी हो गई, लगभग 15-16 साल पुरानी हो गई। बिल्कुल, हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें। हमारे जैसे कि एक्सपर्ट बता रहे हैं, विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अनुसंधान नए नए हो रहे हैं, पुरानी प्रजातियों की जगह हमें उन्नतशील प्रजातियों का इस्तेमाल करना है। जी 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 जी। तो जैसे अपन बात कर रहे थे कि 95-60 वो बहुत पुरानी हो गई, तो उसकी जगह किसान भाइयों को ऑप्शन भी तो चाहिए कि क्या खरीदें जी। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अगर JS 2034 अगर किसान भाई खरीदेंगे तो उसका अच्छा उत्पादन है, लगभग 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, लगभग 86 से 88 दिन में वो पककर तैयार हो जाती है और बहुत सारे रोग प्रतिरोधी भी है,
कीट रोधी भी है और लगभग अच्छे सही समय पे वो पक के तैयार भी हो जाती है। और फूलों की बात करें, किसान भाई ज़्यादातर पूछते हैं कि कैसे किस कलर के उसके फूल आते हैं, तो सफ़ेद कलर के उसके फूल आते हैं, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा। इसके अलावा अगर और एक प्रजाति किसान भाई लें तो NRC 130 भी किसान भाई खरीद सकते हैं। जी, आपने जो अभी हमें उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बताया, हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी है। अगर जब किसान भाई खरीदने जा रहे हैं और लेकर आ रहे हैं तो उन्हें किस तरह से उनको रखें और किस तरह से उनका रखरखाव करें कि बोते समय उन्हें अच्छा मतलब रिजल्ट मिले और फसल अच्छा उत्पादन मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसान भाई कई बार जैसे जहाँ से भी खरीदते हैं, वो सोसाइटी से खरीदते हैं या बीज निगम से खरीदते हैं, तो वो ज़्यादा मात्रा में बीज खरीदते हैं, जैसे 5 क्विंटल 10 क्विंटल, तो वो क्या है, उनको जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ध्यान नहीं देते। जैसे ट्रॉली है या गाड़ी में डालते समय उनको कट बैग को फेंक देते हैं या नीचे उतारते टाइम सीधा डायरेक्ट फेंक देते हैं। तो सोयाबीन क्या है, बहुत ही नाजुक फसल है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर उसको ऐसे फेंकते हैं बैग को तो उसका जो अंकुरण क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। जहाँ अपन टेस्ट करके लाते हैं 75% अंकुरण क्षमता होनी चाहिए, वहाँ उसकी वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो किसान भाई ऐसा नहीं करे, उसे अच्छे से रख रखाव करे किसान। बिल्कुल। सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों के बारे में चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से अंतराल का। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों के बारे में। हमारे साथ है डॉक्टर CR कांटवा जी। सर, आपने हमें प्रजातियों के बारे में बताया, आपने हमें उन्नतशील प्रजातियां बताई हैं। सिंचाई प्रबंधन क्या इनमें उतना ही लगता है जितना कि पिछली फसलों में लगता रहा? नहीं मैम, इसमें क्या है कि ये खरीफ की फसल है जी, और ये पूरी ही मौसम पे आधारित है। जी बिल्कुल। इसमें अलग से किसान भाई को इरिगेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका रकबा ज़्यादा है, इतना इरिगेशन हो भी नहीं पाता। पर इसके लिए जो प्राकृतिक से जो बारिश होती है वो समय पर अगर होती है तो अपने को बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है सोयाबीन से। इसमें अलग से कोई ऐसा नहीं है कि अपने को पानी की, हाँ जो ज़्यादा दिन की प्रजातियां, कई प्रजाति 110 दिन 120 दिन की प्रजाति है और उनको लास्ट में बारिश नहीं होती है, तो अगर जो ज़्यादा दिनों की प्रजाति किसान भाई कहीं लेते हैं तो उन्हें हो सकता है एक पानी की आवश्यकता हो, बाकी ज़्यादा पानी की आवश्यकता किसान भाई को पड़ती नहीं है खरीफ के सीजन में। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी मौसम एकदम से बदल रहा है, परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे समय में क्या ये उन्नतशील प्रजातियां हमारे किसान भाइयों को लाभ दे पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि किसान भाई सोचते हैं कि अपन नई प्रजाति खरीदें या घर का बीज लगाएं। जी बिल्कुल। क्योंकि घर का बीज लगाने में क्या होता है कि उसको सही देख रेख नहीं होती, उसका जो अंकुरण क्षमता अगर किसान भाई कर पाएं तो ठीक है, नहीं तो क्या है कि किसान भाइयों को अगर वो बाजार से नवीनतम प्रजातियां खरीदेंगे तो वो बिल्कुल सर्टिफाइड आती है, तो उनमें उनको अंकुरण क्षमता भी मिलेगी और उनको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। इसलिए नवीनतम प्रजातियों का कम से कम किसान भाई एक बार खरीदे तो 2-3 साल में कम से कम एक बार तो नया बीज खरीदना चाहिए किसान भाइयों को, और फिर उसका बीज किसान भाइयों को खुद को प्रबंध करके अच्छा करके उसको 2-3 साल तक उपयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल। आप सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों की बात
कर रहे हैं, क्या सीधे बोल दें बीजोपचार उतना ही ज़रूरी है कि नहीं, अभी भी किसान भाई सोचें कि बस बिना बीजोपचार के नहीं हम नहीं डाल दें? बिल्कुल, किसी भी में सोयाबीन की नहीं मैम, किसी भी अगर फसल को बोते हैं तो उसका बीज उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीज उपचार के बिना समझ लो कि एक तरह का बीज उपचार जो है वो टीकाकरण है। अगर कोई भी बीमारी है या तो वो मर्दा जनित होती है या बीजों के द्वारा अपने खेत तक पहुंचती है। अगर मान लो बीजों में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या कीट है तो उसको किसान भाई वहीं बीज उपचार करके उसका टीकाकरण करके खत्म कर देंगे तो एक कम दवाई में अच्छा इलाज हो जाएगा। अगर वही कीट और वही बीमारी अगर फील्ड तक पहुंच जाती है तो वहां फिर किसान भाइयों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है कि जहां एक छोटे से कार्बन डाइजिन में इनको जेब के इलाज से या दूसरा कोई इंसेक्टिसाइड उपयोग करने से हो जाता है, तो फिर किसान भाइयों को उसकी तुलना में बहुत ज्यादा दवाइयां खरीदनी पड़ती है, क्योंकि फील्ड छोटी सी जगह है नहीं, तो ज्यादा जगह है तो उसमें ज्यादा फिर उनको कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि कितनी भी उन्नतशील प्रजाति क्यों ना हो, बीज उपचार तो हमें करना ही करना है। पुनः हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाइयों के लिए फिर से हम स्मरण कराना चाहेंगे कि बीज कहाँ से लें, क्योंकि अभी बहुत थोड़ा समय है, तो बीज कहाँ से लें, कौन कौन से केंद्र हैं जहाँ से उन्हें सहूलियत से मिल सकते हैं और किन बातों का वो ध्यान रखें? जी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि किसान भाई एक तो पहली चीज़ की सबसे उनके पास में नज़दीक में पड़ता है कृषि विज्ञान केंद्र, जो अपने हर एक ज़िले में है। हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र पे किसान भाई जाएं, अपना मोबाइल नंबर भी वहाँ जुड़ा दें और वहाँ चर्चा कर लें। जो भी फसल उनको बोनी है तो उनकी नवीनतम प्रजातियां हो सकता है कृषि विज्ञान केंद्र पे भी मिल जाए। अगर वहाँ नहीं मिलती है तो किसान भाइयों को वो सही उपयुक्त सटीक जानकारी देंगे कि आप ये वाली प्रजाति लगाइए, ये उसके साथ में उसकी पूरी विशेषताएं भी बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि ये प्रजाति आप लोगों को कहाँ मिल सकती है। जैसे मैंने पहले बताया, अपने यहाँ मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में, वहाँ सभी प्रकार की अपने को प्रजातियां मिल जाती है, या कृषि विश्वविद्यालय अपना जबलपुर हुआ, ग्वालियर हुआ, यहाँ भी अपने को नवीनतम प्रजातियां मिल सकती है। बिल्कुल। और हमारे किसान भाइयों को एक बार, जो हमारे मध्य प्रदेश के आसपास के किसान भाई हैं, उनके लिए उन्नतशील प्रजातियों के बारे में एक बार पुनः बताइए। जी, मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों के लिए दो ऑप्शन हैं, वो हमेशा किसान भाइयों को उपयोग करने चाहिए। एक तो ज़्यादा दिन की प्रजाति जिसको अपन मानते हैं 90 दिन से ऊपर की प्रजाति, और एक 90 दिन से कम की प्रजाति। ये दो प्रजाति, हाँ, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो ज़्यादा दिन में, जो 90 दिन से ज़्यादा में पककर तैयार होती है, जैसे JS 2029 है, JS 2098 है, JS 2069 है, RVS 2001-4 है, RVS 2002-4 है। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, जैसे RVSM 35 है। नई बात करें तो JS 2172 है। तो ये जो ज़्यादा दिनों की प्रजातियां हैं जो 90 दिन से ऊपर, तो ये लगा सकते हैं। और कम दिन की बात करें तो किसान भाई लगभग JS 2034 और NRC 130 किसान भाई बो सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों के लिए आपने दी, इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती पर आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है।
इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है, जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है।
ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने 5 क्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એ સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। किसान भाइयों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों की जानकारी लेने का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख खबरों के साथ। गौरक्षा संकल्प सम्मेलन, गेहूं उपार्जन, केवी के समाचार, सोयाबीन व धान की किस्में और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। आइए शुरुआत करते हैं गौरक्षा संकल्प सम्मेलन के साथ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 12 मई को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर गौरक्षा संकल्प सम्मेलन का शुभारंभ कर चुके हैं, और इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों सहित सभी विकास खंडों के लिए 406 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को रवाना किया। सम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल और मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी विशिष्ट अतिथि रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी महान भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। हमारे धर्म ग्रंथों में सबके कल्याण की बात कही गई है, जिसमें मनुष्यों के अलावा पशु पक्षी सहित पेड़ पौधों को भी समाहित किया गया है। इसी भावना के साथ आज सरकार पशु संरक्षण के लिए यह अभियान शुरू कर रही है।
उन्होंने कहा कि मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस केंद्र एवं राज्य शासन की संयुक्त योजना है। एम्बुलेंस संचालन में प्रतिवर्ष लगभग 77 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसमें केंद्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60 रुपए 40 का होगा। एम्बुलेंस में पशु उपचार, शल्य चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, रोग परीक्षण आदि के लिए सभी संबंधित उपकरण मौजूद रहेंगे। कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके पशुपालक अपने घर पर ही पशु चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक, पैरावेट और सहायक सहचालक रहेंगे। एम्बुलेंस राज्य स्तरीय कॉल सेंटर से जुड़ी रहेंगी। एम्बुलेंस की मॉनिटरिंग जीपीएस से की जाएगी। प्रदेश में वर्ष 2023 व 24 में गेहूं उपार्जन का कार्य तेजी से चल रहा है। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया गया था कि किसान के गेहूं का एक एक दाना सरकार हर परिस्थिति में समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर एवं उज्जैन संभाग में उपार्जन 12 मई 2023 एवं शेष संभागों में 15 मई 2023 तक किया जाना था, जिसे बढ़ाकर अब 20 मई 2023 कर दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र दतिया में संचालित निकरा परियोजना अंतर्गत ग्राम बरौदी में मृदा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में केंद्र के वरिष्ठ मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. सिंह ने किसानों के प्रक्षेत्र पर जाकर किसानों को अधिक से अधिक मृदा जांच करवाने हेतु प्रेरित किया और मृदा की जांच करवाने के लिए मृदा के नमूने लेने की अवधि को विस्तार से समझाया। इसके साथ उन्होंने कहा कि मृदा की जांच कराने का यही उपयुक्त समय है, अतः किसान भाई अपने खेतों से मिट्टी नमूना एकत्रित कर उनकी जांच करवाएं, ताकि जांच उपरांत मृदा की वस्तु स्थिति का पता चल सके तथा उसके अनुसार आवश्यक उर्वरकों का प्रयोग कर उर्वरक उपयोग क्षमता को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कि कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा कृषि उपज मंडी समिति का एक प्रसार है। ई नाम पोर्टल सभी कृषि उपज मंडी समिति से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य सेवाओं के बीच उपज के आगमन, कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने के साथ ही व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान में शामिल है। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान भाइयों, आज की हमने जो कृषि दर्शन का कार्यक्रम आपने देखा, उसमें हमने बात की सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों के बारे में, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।